हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा आज की बात में जो ट्रम्प ने 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 पॉइंट एक समझौता गाज़ा और इजराइल के सीज़ फायर का जो पेश किया है उसके बारे में। This is the Gaza-Israel ceasefire deal brokered by US and Israel। देखिए, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई बात होती है, कोई समझौता होता है, तो दोनों पार्टी से बात की जाती है। यहाँ पर बात जो हुई है, सब कुछ तय किया ट्रम्प साहब ने। उसके बाद नेतन्याहू को बुलाया, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, और दोनों ने बात किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक 20 पॉइंट जो एक समझौता है उसमें 20 पॉइंट है उसे अनाउंस कर दिया। और उस समझौते को इमीडिएटली इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये समझौता हम कई बार कर चुके, लेकिन हमास ने हमारी बात नहीं मानी। और ट्रम्प ने एक धमकी दी कि ये विदिन 72 आवर्स जब उनके पास भेजा जाए हमास के, तो उन्हें 72 घंटे में अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। और अगर नहीं देंगे तो उसका बड़ा बुरा भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, मीनिंग देयर बाई। और इजराइल ने भी ये कहा है कि फिर हम वो करेंगे जो हमें करना है। और ट्रम्प ने ये कहा कि उस करने में वो तबाही आएगी जो सोची नहीं जा सकती, और हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। तो आप ये देखिए कि समझौता जो हो रहा है वो बाय फोर्स, धमकी के साथ इम्पोज किया जा रहा है। और जब वो डील एक तरह से सीज फायर की बात है, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम बना करके इजराइल के सामने रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरी पार्टी तो हमास थी। हमास से तो आपको कंसल्ट करना था, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनी हाउ, अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो समझौता जो भी प्रपोजल है, प्रपोजल क्या प्रपोजल था वो, नाउ इट हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाई ऑलमोस्ट ऑल अरब कंट्रीज एंड ऑल अदर इस्लामिक और ये मुस्लिम कंट्रीज, उन्होंने एंडोर्स कर दिया है। तो इसलिए वो प्रपोजल तो नहीं है, बल्कि एक फाइनल ड्राफ्ट है जिसे उसे समझना है और उस पर एक्ट करना है। देखिए, जहाँ तक किसकी बात है, ये तो पहले ही से चल रहा था। जो मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 3-4 साल से कह रहा हूँ कि ये एक मिली भगत है पूरे यूरोप की, अमेरिका की और अरब कंट्रीज़ की, कि गाज़ा और फ़लस्तीन पूरा इजराइल को दे दिया जाए, हमास को ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बाद उन्हें ये उम्मीद है कि इस खित्ते में बहुत पीसफुल माहौल रहेगा। तो ऐसा नहीं ये कोई नई चीज़ है, इट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, अपनी पब्लिक को, चूँकि पब्लिक सेंटिमेंट्स अलग हैं जो रूलर्स हैं उनसे, तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए या खुश करने के लिए, या अरब कंट्रीज़ हो या दूसरे भी मुस्लिम कंट्रीज़ हो, पाकिस्तान हो या टर्की हो, ये बयान तो देते रहते हैं एज इफ़ दे आर वेरी सिंपैथेटिक टू द फ़लस्तीन कॉज या फ़लस्तीनियंस की कॉज के, लेकिन अंदर से ये सब मिले हुए। अब देखिए, बात ये ऑलमोस्ट तय थी और एक ये मौका मिला। इजराइल ने एक अटैक किया कतर के ऊपर, और कतर एकदम से जैसे अटैक हुआ, पहले तो सब अरब कंट्रीज वहाँ पहुँच गए सिंपैथी में। उसके बाद IOC एक मीटिंग होती है वहाँ, जिसमें पूरे अरब कंट्रीज़ और IOC के जितने मेंबर हैं, अराउंड आउट ऑफ 57, 52, 53 कंट्रीज वर प्रेजेंट, और उनकी मीटिंग हुई। और वहाँ बहुत बहादुरी के साथ कहा गया ये गलत हुआ, उसे कंडम किया से, लेकिन
ये भी बात हुआ कि एक आर्मी बनाएंगे, एक अरब मिलिट्री, अरब नाटो बनेगा, ये सब बातें हुई लंबी चौड़ी। तो देखिए वो सब क्या था कि पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमने इसे बहुत सीरियसली लिया है और ये बहुत गलत है। देखिए गलत तो क्या था, लेकिन वो गलत भी बहुत सोच समझ करके आपके लिहाज से गलत है, इजराइल के लिहाज से गलत नहीं था। और इजराइल ने उस वक्त ये भी धमकी दी कि ठीक है इस बार वो बच गए, हम दोबारा भी अटैक करेंगे। तो वहाँ से बहुत सी बातें हुई, लेकिन कोई ऐसा सॉलिड बात नहीं आई थी। जो इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हुई वो भी कतर में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई, वहाँ पूरी दुनिया के सभी हेड ऑफ द स्टेट्स पहुँचे। वहाँ पर ये फिर ट्रम्प ने उसे मौका देख करके कि चूँकि सब लोग थे, सब मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स को वहाँ अपने यहाँ बुलाया और उनसे बात कही है। बुलाया या इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आपसे मिलना चाहते हैं, ये वहाँ गए। और वहाँ ऑलमोस्ट यही था, जैसे किसी बादशाह का या बड़े आदमी का कोई बच्चा बिगड़ जाता है और लोगों को, मोहल्ले वालों को तंग करता है, तो उसकी शिकायत करते हैं कि साहब ये आपका बच्चा है, देखिए ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, भाई हम तो आपके लॉयल हैं, तो इसे समझाइए कि हमारे साथ बदतमीजी ना करें। ये तकरीबन ऐसा ही था। तो वहाँ पर ट्रम्प से बात हुई और नोबडी नोज़ कि किस तरह से बात हुई। और ट्रम्प ने फिर इन्हें समझाया कि नहीं ठीक है, मैं एक प्रपोजल ला रहा हूँ, पहले भी लाया था, और हम जल्दी ही सीज फायर कराएंगे। एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट। सारे मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से अरब्स के साथ एक बहुत बड़ा सीज फायर का फाइनल हो रहा है। और ट्रम्प साहब बहुत एक शायद जस्टिस करेंगे। उसके जिस वक्त नेतन्याहू गए हुए थे, वो भी यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एड्रेस किया, और वहाँ जो उन्हें बोलना था वो सब कुछ बोला उन्होंने इवन उन कंट्रीज़ को कंडेम किया जिन्होंने फ़लस्तीन को एक मुल्क का दर्जा दिया। हालांकि इट इज़ आल्सो फेक। मुल्क को दर्जा दे करके क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर करना था तो ये करते कि सब लोग अपनी आर्मी जो एक यूएन के अंडर में या जैसे भी आप वहाँ भेजते और उसे बाई फोर्स रुकवाते। आपने ख़ास तौर से जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने उसे फ़लस्तीनी स्टेट को मान्यता दे दी। बट हाउ डज इट मैटर? उसको जो मार काट, जो जेनोसाइड, वो और तेज़ी से वहाँ चल रहा है। क्योंकि जो मैं पहले कहा था कि मेन एम है इसे पे कब्जा करने का। तो इन्होंने इस 20 प्रोग्राम, जिस वक्त 20 पॉइंट वो अनाउंस किया गया है, तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ऑलमोस्ट पाकिस्तान हो, टर्की हो, अरब कंट्री जो नाच रहे थे, कहले वी एंडोर्स इट एंड दे एक्सेप्टेड द एंड। ये नहीं कि उन पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये तो अंडरस्टैंडिंग थी पहले से, दे एक्सेप्टेड। तो अब इसका मतलब ये हुआ, चाहे वो सऊदी और पाकिस्तान की अलायंस हो, मिलिट्री डिफेंस पैक्ट हो, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो, वो सब चीज़ें का अब अंदाज़ा हो गया कि वो किस डायरेक्शन में ले जाना था और कहाँ उसे इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस डील है वो अरब्स को डिफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बर्बाद करने के लिए उसका यूज़ होगा, वो आगे मैं बताऊँगा। एनीहाउ, अब चूँकि एक मैसेज देना था, थोड़ी इज्जत तो रखनी पड़ती है। जो लोग आए रोए ट्रम्प साहब के सामने कि देखिए आपका बच्चा है, आपका पालतू, क्या कहूँ, उसे आप समझाइए। कतर के ऊपर अटैक कर दिया, हमारी बदनामी भी हुई और ये हुआ सब चीज़। तो उसने बुलाया, ट्रम्प ने बैठाया पास में और उससे कहा कि क्या जाता है, मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ इसके थ्रू, जो तुम 3 साल में नहीं अचीव कर पाए। जेनोसाइड और कत्लेआम और मर्डर डिस्ट्रक्शन के बाद भी आप गाज़ा को फ्री नहीं कर पाए, उस पर कब्जा नहीं कर पाए, वो मैं इस एग्रीमेंट के थ्रू आपको दे रहा हूँ। और क्या जाता है, अरे कह दीजिए कि आई एम सॉरी, ये गलती हुई, मैंने जो बम्बार्डमेंट किया कतर को। तो
ट्रम्प साहब फ़ोन करते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और कहते हैं देखिए बात करिए आप, नेतन्याहू साहब मेरे पास बैठे हैं। और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपका जो एक आदमी खतरी मारा गया मुझे उसका बहुत अफसोस है, देखिए वर्ड्स, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुई। और ये बेहद खुश, और उसमें उसने ये कभी नहीं कहा कि मैंने कतर के ऊपर अटैक गलत किया। उसने सिर्फ कतर के जो एक कतरी मारा गया उस पर अफसोस जाहिर किया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे जो आपके हमास आपके मेहमान थे जिन्हें आपने बुला करके बैठाया हुआ था हमसे डील कराने के लिए, मैं उन पर अटैक गलत किया, उसे नहीं उसने कहा। उनके 5 लोग जो मरे उस पर नहीं अफसोस है, उसे सिर्फ एक आदमी के लिए उसने माफ़ी मांगी। और पूरा अरब वर्ल्ड, पूरी दुनिया के देखे द डिप्लोमेसी ऑफ कतर हैज़ वर्कड। नेतन्याहू ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी क्या मांगनी, वो तो आपके ये 2 वर्ड्स कह करके आप बोले मैं तो अमेरिका हो या इजराइल हो इन पर कोई आप यकीन नहीं कर सकते। आज वो कुछ करते हैं और कल को कुछ करेंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात अब से 50 साल से अमेरिका ने 50 दफ़े यूएन तक में कहा है कि वी विल गेट इट। तो इसमें लेकिन उस पर रहे तो नहीं, उस तरफ काम तो नहीं किया। तो उस पर यकीन करना ये सब चीज़ें निहायत ही गलत हैं। तो इस डील के थ्रू गाज़ा को, इवन वेस्ट बैंक को आपने इजराइल के हाथ बेच दिया है। और इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ट्रंप ही नहीं, पूरा अरब वर्ल्ड इन्वॉल्व है। और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी भी सबकी कंसेंट थी। वो ये सोच रहे हैं कि इसके थ्रू अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम पीसफुल रहेंगे। और फिर सिर्फ अमेरिका और इजराइल का मकसद है, चूँकि इनसे तो पैसा खींचना है, यहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं करना अरब कंट्रीज में। अरब्स को तो डरा करके अपने साथ रखना है, चूँकि उनकी वेल्थ पे आपको कब्जा करना है, उससे फ़ायदा उठाना है। सोच लीजिए अराउंड 400 मिलियन या कितने का एक आपने जहाज़ गिफ्ट दिया है ट्रंप साहब को। है क्या दुनिया में किसी ने आज तक किसी को जहाज़ दिया है, किसी हेड ऑफ द स्टेट को? देखिए तो वो अमेरिका एंड इजराइल नोज के दे हैव वेल्थ, और वेल्थ पे कैसे कब्जा करना है। तो इजराइल का जो मकसद था वो उसका पूरा हो गया। अब वो गाज़ा में जेनोसाइड 3 साल से चल रहा, वो और अब तेज़ी से हो करके, चूँकि उसने कहा है कि अगर 72 घंटे में ना माना तो फिर इजराइल विल बी फ्री। और इजराइल ने कहा कि सर डोंट वरी ट्रम्प से, हम वो सब करके दिखाएंगे जो हमें करना चाहिए था, जो हमें अचीव करना वो हम अचीव करेंगे। और ट्रम्प ने ये कहा कि मेरी उन्हें सपोर्ट रहेगी। तो जो जिस डायरेक्शन में जो इनकी सोच थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उस सोच पर वो चल रहे हैं, उससे डेविएट नहीं हुए। और सब मिल करके ये गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों के ऊपर कब्जा करवा देंगे इजराइल का। अब आगे आइए इसमें क्या क्या है। जो हमेशा हमास की डिमांड रही या फ़लस्तीन की भी डिमांड रही कि इजराइल की फोर्सेस वहाँ वेकेट करें, वो इस समझौते में नहीं है। उसमें ये धीरे धीरे विड्रॉल होगा, एक जोन होगा कॉमन बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पर उनकी फोर्सेस रहेंगी। कब तक रहेंगी ये कुछ पता नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा वो फ़लस्तीन से नहीं करेंगे, ना फ़लस्तीन अथॉरिटी जिसे बैठा रखा इन्होंने। 2006 में इलेक्शन में 80% सीट्स इस हमास ग्रुप ने जीती थी, लेकिन इन्हें पावर ट्रांसफ़र नहीं की। पावर का इंडिपेंडेंट कंट्री तो है नहीं, लेकिन जो भी था इनकी हुकूमत नहीं बनने दी और उन्होंने उसे 2 हिस्सों में बंटवा दिया। उस वक्त इसराइल ने, अमेरिका ने मिल करके वेस्टर्न यानी वेस्ट बैंक पर आपने बैठा दिया एक आदमी को, जिसे महमूद अब्बास कहते हैं, जो कि पपट है का, जो कि दलाल है इजराइल का भी और अमेरिका का भी। और दूसरी तरफ कब्जा उनका जाहिर है हमास का, जिन्होंने इलेक्शन जीता था उनका रहा। अब आपने उसके साथ भी, वो तो खुश है कि कुर्सी पे बैठा, वहाँ जो हो रहा है अब 2-3 साल से वहाँ भी कोई कम नहीं हो रहा, वहाँ भी मुस्तकिल कब्जा हो रहा, कत्लेआम हो रहा है वेस्ट बैंक में।
और महमूद अब्बास साहब चुप हैं और जाकर ट्रम्प से गले मिलते हैं, सबके गले मिलते हैं कि साहब बहुत बड़ी डील हो गई। तो जो आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना अरब्स का होगा, न ही वो फ़लस्तीन का होगा। वो होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा जो उसे चलाएगा, जो उसे कंट्रोल करेगा, जिसके चीफ जो होंगे वो तो होंगे ट्रम्प साहब, और नंबर 2 जो उसका जो वहाँ की कैबिनेट और सब बनाएंगे वो बनाएंगे टोनी ब्लेयर, जो कि मर्डरर है, जिसने इराक के कत्ले आम का जो जेनोसाइड हुआ उसका जिम्मेदार है। तो उस आदमी को ट्रम्प ढूंढ करके लाए हैं इंग्लैंड ब्रिटेन से, जो वहाँ पर परमानेंट रहेगा, डे टू डे अफेयर्स देखेगा। और जाहिर है दे आर बोथ विद जाहिर, तो इन ए वे कि रूल जो चलेगा वो पूरे फ़लस्तीन के ऊपर इंक्लूडिंग गाज़ा एंड वेस्ट बैंक, वो इजराइल का चलेगा थ्रू ट्रम्प एंड टोनी ब्लेयर, ये होना है। दूसरी चीज़, आपने ये कहा कि वो डिसआर्म किए जाएंगे, तो उसी के लिए तो 3 साल से जंग चल रही थी और डिसआर्म आपसे नहीं हो पाए। और डिसआर्म करने वाले आप होते कौन हैं? वो एक स्टेट है, ऑटोनोमस स्टेट है गाज़ा या फ़लस्तीन, उनका वो मिलिट्री विंग है हमास, और पॉलिटिकल विंग भी है, दोनों। जैसे इंडिया में है आरएसएस एक सोशल वो है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन उसकी पॉलिटिकल विंग बीजेपी है। तो हर जगह होता है ये तो दुनिया में। तो हमास जो है, हमास जो वहाँ पॉलिटिकल भी है और उसका अपनी आर्मी भी है, जिसे वो आर्मी रखे हुए, वो लड़ाई वही करे, वही अब तक जाए। तो जिस समाज से आप आज तक हथियार ना गिरवा पाए, जिस समाज से आप अपने बंधक छुड़वा नहीं पाए, वो इस एग्रीमेंट के थ्रू इसमें यह कि सारे बंधक भी छोड़ेंगे, हमास डिसआर्म होगा, और उन्हें यह ऑप्शन होगा अगर वो मुल्क के अंदर रहना चाहें तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की हो, मतलब जैसे ऑर्डिनरी आदमी है, विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी इंटरवेंस वो रहें। हालांकि नहीं रहेंगे, उनका कत्लेआम किया जाएगा। और जो छोड़ के जाना चाहें उन्हें हम सेफ पैसे देंगे, वो बाहर किसी भी कंट्री में जा कर के, ये सोल्यूशन है। इसकी कहीं बात नहीं हुई कि जो गाज़ा को बर्बाद किया है, जो वहाँ तबाही आई है, जो वहाँ 5-6 लाख आदमियों को मारा गया है, जो वहाँ एक स्कूल बर्बाद किया, हॉस्पिटल बर्बाद किए, बिल्डिंग्स बर्बाद की, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी बात कहीं नहीं हुई। ना उसमें अमेरिका पैसा देगा, ना उसमें इजराइल शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। इंटरनेशनल कोर्ट ने तो एक्शन लिया है, लेकिन उसे कहते हैं हम मानते नहीं। तो वो पैसा ये अरब से लेंगे, और उस पर कब्जा किसका होगा? ट्रम्प का होगा। ट्रम्प वहाँ रिजॉर्ट, जो उसने शुरू में कहा था इजराइल से, क्या आप इसे खाली कराइए और मुझे हैंड ओवर करिए, वही होने जा रहा है कि उसे तबाह करके, ख़त्म करके उस पर कब्जा हो गया। तो अब जो प्रेजेंट किया गया है, तो हमास सर्टेनली कुछ चीज़ों पर उससे एग्री नहीं कर रहा है, और नोबडी कैन एग्री। चूँकि अगर इस पर एग्री करता तो ये 3 साल चलता नहीं, ये तो 2 महीने में के बाद समझौता हो जाता, और ये वार ही ना होती अगर वो डिसआर्म हो जाता। फिर तो आपने तो 2006 से वहाँ पूरे ब्लॉकेट कर रखा है, कोई चीज़, पानी जितनी ज़रूरत है वो नहीं जाता, बिजली नहीं जाती, दवाएं नहीं जाती, खाने की चीज़ें नहीं जाती। तो अगर हमास उस वक्त सरेंडर कर देता तो वही चीज़ आज 5-6 लाख आदमियों के मार चुके। ये भी एक चैनल ने बताया कि 6,88,000 के करीब आदमी मरे, ना कि 66,000 मरे। और जो जिस तरह से मैसेकर हो रहा, तो मे बी तो ये 66,000 से ऊपर ही नहीं जा रहा इनका नंबर। तो एनी हाउ आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट सम चैनल्स आर सेइंग। तो उसके बाद भी आप कोई जिम्मेदारी इसमें ना अमेरिका के ऊपर है बर्डन, ना इजराइल के ऊपर है। और आपने इजराइल को तोहफे में वो दे दिया जो 3 साल में नहीं ले पाया। तो अब जो वो समझौता जो टर्की ने, एज मोस्ट प्रॉब्ली आपका कतर ने, टर्की ने और इजिप्ट ने मिल करके हमास के सामने रखा है, तो हमास ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। और वो ये ऑब्जेक्शन है कि जो आपने यहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि उसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात ही नहीं है। और नेतन्याहू ट्रम्प के सामने कह रहे हैं कि 2 स्टेट का कोई सवाल ही नहीं होता, वी विल नॉट अलाउ इट।
तो ये फिर जंग कहीं के लिए हुई, ये सफरिंग कहीं के लिए हुई, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? तो ये इसे कौन एक्सेप्ट करेगा? और यही धमकी दे रहे हैं कि अगर इसे नहीं माना, मेरी पहले भी कई डील मैंने रखी है, वो नहीं माने, ट्रम्प साहब कहते हैं, तो 72 घंटे में आपका फिर वो असर होगा। जरा गौर करिए आप इनके ऊपर, क्या इनकी सोच है, क्या ये करना चाह रहे हैं? तो ये तबाही। अब जो असल में रियल प्लान है वो है ईरान को कॉर्नर करने का। चूँकि पूरा अरब वर्ल्ड ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ, और वैसे भी आप सोचिए कि जहाँ हर कंट्री के यहाँ 14 या 15 टोटल आर्मी बेसिस है अमेरिका के, और कतर एक छोटा सा कंट्री है, नो डाउट कतरी रूलर बेहद अच्छे हैं, दे आर वेरी ह्यूमनिस्ट, वो अपने लोगों का भी ख्याल रखते हैं, बाहर के लोगों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो एक फ़लस्तीन के लिए कोई स्टैंड लेंगे, वो नहीं ले सकते। सबसे बड़ा जो बेस है अमेरिका का वो तो कतर ही के अंदर है। तो ये जो गलत एक्सपेक्टेशंस थे, और अभी भी ये कहा जा रहा कि कतर ने कुछ चीज़ों के ऊपर ऐतराज़ किया है और उन पे वो डिस्कशन चाहते हैं ट्रम्प से, और वो ट्रम्प की तरफ से इशारा भी होगा कि सर्टनली ये जो मैं दे रहा हूँ ये सारे वो बिल्कुल है, इस पर एग्री करते तो 2 साल पहले ही एग्रीमेंट हो जाता, 3 साल पहले, 2.5 साल पहले एग्रीमेंट हो जाता। तो दे नो इट, बट दे वांट टू बाय फोर्स, दे वांट टू टेक इट। तो अब कतर ने की तरफ से ये इत्तला है कि उन्होंने कुछ बात कही है कि हाँ कुछ उसके क्लॉज जो है उससे हम एग्री नहीं करते, और उससे प्लस वो भी एग्री नहीं करते। मैं समझता हूँ इसमें भी वो उनकी शराफत है, चलिए उन्होंने कह दिया कतर वालों ने, लेकिन कतर की वो हैसियत नहीं है कि जो अमेरिका या इजराइल के ऊपर दबाव बना सके, और ये एक्सपेक्ट करना भी लोगों का गलत है। कतर एक छोटा सा मुल्क है, मामूली सी आबादी है, वो जो कर रहा है वही बहुत बेहतर है। उसका सबसे बड़ा काम है कि अपनी ज़मीन दे रखी है, अपना घर दे रखा है, लोगों को वह जो आपस में जंग में लगे हुए हैं वो बैठ के वहाँ समझौता कर सकें, एक न्यूट्रल प्लेस। जैसे उन्होंने तालिबान और अमेरिका को बैठ कर समझौता करा और अमेरिकन को वहाँ सेफ पैसे दे करके निकलवा दिया, वही काम कर रहा है, और यही भी बहुत अपने में बहुत बड़ा काम है। तो डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। अब जो उम्मीद थी सऊदी विल लीड, एक अरब नाटो बनेगी, वो सब एक धोखा था, पब्लिक को खुश करने के लिए था। ना नाटो बनने वाली है, ना सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो इजराइल के ख़िलाफ़ है, ना वो अमेरिकन के ख़िलाफ़ है, उसे सिर्फ ट्रम्प यूज़ करेगा ईरान के ख़िलाफ़। ये याद रखिए, जो मैं बार बार कहा, जो अल्लाह से डरता है वो उसे दुनिया में कोई डरा नहीं सकता। ईरान ने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जो इजराइल में अटैक्स किए हैं, इजराइल में जो तबाही लाई है, वो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। अमेरिका के बेस पे पूरी दुनिया में इवन चाइना एंड रशिया को नेवर थिंक कि वो अटैक करते, वो ईरान ने करके दिखाया। तो ऐसा नहीं, नो डाउट अमेरिका इज ए सुपर पावर, इजराइल अकेला तो ठहर नहीं सकता ईरान के सामने, बट अमेरिका इज देयर, और अनफॉर्चुनेटली सब अरब्स भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन ये याद रखिए, ईरान को लाइट लेना नहीं। ईरान अगर ये देखेगा कि उसे तबाह करने पे इन्होंने तय कर लिया है, तो वो तो तबाह हो जाएगा, चूँकि इतने कंट्रीज मिलकर करेंगे, लेकिन आपको भी तबाह कर देगा। ना अरब कंट्रीज में कुछ बचेगा और ना इजराइल बचेगा। वो भी स्टैंड ले रहा तो कुछ सोच समझ के ले रहा, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा। यूरोपियन यूनियन ने दोबारा उसके पास सैंक्शन लगाए, वो दबाव में नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली रशिया इज एंगेज विद यूक्रेन, अदरवाइज उसने भी अपना रास्ता ढूंढ रखा है। उसका रास्ता है ईरान, चाइना, रशिया, और पाकिस्तान फंसा हुआ है अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में।
दबाव दोनों का पड़ेगा। तो पाकिस्तान भी बहुत आसानी से ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये ज़रूर है कि ट्रम्प चाहता है कि उसे एयरबेस अफ़गानिस्तान में मिल जाए जहाँ से वो अटैक कर सके। अफगान भी बहुत सीधे नहीं, 20 साल आपको भूसा चटा दिया और आपको बेहद ह्यूमिलेट करके वहाँ से निकलना पड़ा, तो उन्हें भी लाइट नहीं लगी। तो जंग तो होगी। ईरान नोज कि ईरान के ऊपर ये सब तैयारियां या समझौते या एग्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को कॉर्नर करने के लिए। और अरब की समझ में जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं अब जो ईरान ने अटैक किया है इजराइल पर, रूस से कुछ अरब की समझ में अब आया, ऐसा लगता नहीं। कुछ बीच बीच में अच्छी सी खबर आती हैं कि कुछ शायद उन्हें समझ, अब वो डिपेंड नहीं करेंगे अमेरिका की सिक्योरिटी पर या इसराइल के, लेकिन जो नज़र आता है फाइनली ऐसा नज़र नहीं आ रहा। दे विल कीप गुड रिलेशंस विद अमेरिका एंड इसराइल। और इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है उसमें सऊदी को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, इराक को भी झेलना पड़ेगा, कुवैत को भी झेलना पड़ेगा, यूएई को भी झेलना पड़ेगा। तो ये दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल केस। यही मुझे कहना था कि इस डील के थ्रू ट्रंप की झोली में आपने गाज़ा को डाल दिया, और जो चीज़ 3 साल के अंदर इजराइल अचीव ना कर पाया वो इस डील के थ्रू आप इजराइल को दे रहे हैं। एंड इजराइल एंड अमेरिका आर नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गाज़ा और वहाँ जो लोगों का कत्लेआम। और इस डील में कहीं आगे गारंटी नहीं है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, या टू नेशन जो एक सॉल्यूशन चल रहा था उसकी कोई बात नहीं। तो ये इनकी नीयत साफ नज़र आ गई कि वहाँ ट्रंप कब्ज़ा करेंगे, वो रिजॉर्ट बनाएंगे, और जो उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग में कहा था वही चीज़ होगी। और ज़ाहिर है अमेरिका में रह करके ट्रंप तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे हमेशा। ट्रंप का तो वहाँ बिजनेस होगा उसके बाद, वो तो बिजनेसमैन है। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंटशिप वो वहाँ कब्ज़ा करके अपनी एम्पायर खड़ा करेगा, तो वहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल है, उसे कंट्रोल इजराइल ही करेगा, इजराइल ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।